तो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। आज हम आपको यूजीसी नेट के 79 जो 2021 का प्रश्न पत्र है उसका प्रश्न संख्या 79 की व्याख्या कराएंगे। ये देखो हमारी क्या व्याख्या दी गई है। बलबन को अमीरों की शक्ति का एहसान सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के नायब या संरक्षण के रूप में कार्य करने के समय से ही था। अतः उस समय उसने समस्त सैनिक असैनिक शक्तियों से युक्त शासन की आवश्यकता को अनुभव करते हुए के अनुरूप राजतव को आकार दिया। किसको आकार दिया? अपने राजतव को। बलबन का राजतव प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय पर आधारित होने का वर्णन निम्नलिखित आधार पर करता है। किस आधार पर करता है? बलबन का मानना है कि आंतरिक और बाह्य संकट का सामना करने के लिए एकमात्र उपाय सम्राट की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाना है, जिसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? बलबन ने राजा के पद को विशेष स्थान दिया ताकि अपनी शक्ति और सत्ता के अभिजात वर्ग पर निर्भर न रहना पड़े, यानी कि ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट लाइन। ये देखो क्या है कि बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया और परमात्मा की कृपा को ग्रहण करने वाला होता है। पिछली 2022 में प्रश्न आया था कि किस सुल्तान ने ये कहा कि पृथ्वी पर ईश्वर को छाया और परमात्मा की कृपा को ग्रहण करने वाला कहा गया है? तो किसने कहा था? ये बलबन ने। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से अच्छी प्रकार से समझ लेना। उनका मानना है कि जनहित के कल्याण के लिए राजा के पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखना सबका सर्वोच्च कर्तव्य है। आगे क्या कर रखा बलबन ने? देखो, बलबन वाले में से और अमीर खुसरो से हर बार 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक से, अलाउद्दीन खिलजी से, बरनी से। इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। बलबन ने अमीरों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए सिजदा और पैबोस जैसी कठोर दरबारी शिष्टाचार और नई प्रथाओं को लागू किया। पैबोस क्या होता था? सिजदा सर झुकाना और पैबोस पैर छूना, ठीक है। एक हाथ धरती पर रखकर एक हाथ पैरों में लगाना ही क्या बोलते थे? पैबोस। दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए बलबन ने फारस के इस्लामी राजस्व के सिद्धांतों या परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। पीछे आई थी कि बलबन ने किस नीति पर अपना राज्य चलाया? कौन सा राज्य चलाया? किस नीति पर चलाया था उसने अपना राज्य? फारस के इस्लामी राजस्व के सिद्धांतों पर, ठीक है। किस पे चलाया था? फारस के इस्लामी राजस्व के सिद्धांतों पर। राजतव की प्रतिष्ठा इन्होंने तुर्कों के अकॉर्डिंग नहीं राज्य किया था। इन्होंने फारस के इस्लामी राजतव के सिद्धांत के अकॉर्डिंग शासन किया था, ठीक है। राजतव की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए बलबन का विश्वास था कि कुलीन घरानों और प्राचीन वंशों के प्रभुत्व और शक्ति का अधिकार था। हालांकि बलबन ने तुर्क अमीरों की शक्ति और एकाधिकार को ध्यान में रखते हुए निम्न वर्ग के तुर्कों को न केवल महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया बल्कि उन्हें 40 के समक्ष स्थान भी दिया। किसको? तुर्क अमीरों को, ठीक है। 40 नीति जो इल्तुतमिश ने चलाई थी उसको इसने धीरे धीरे उसकी जो प्रतिष्ठा थी इन्होंने कम कर दी थी उनकी, क्योंकि वे अपनी मनमानी करते थे, राजा से ऊपर अपने आप को समझते थे। बलबन ने जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए न्याय देने में थोड़ा भी पक्षपात नहीं किया, ठीक है। क्या नहीं किया उसने? 39 की बात नहीं मानी और उन्होंने न्याय की बात की, ठीक है। अपने अधिकारों को अवहेलना करने वाले बड़े से बड़े व्यक्ति को बलबन नहीं छोड़ता था। क्या करता था? उसकी क्या उसकी नीति थी लो की नीति थी, ठीक है। यानी कि वो अगर अमीर भी कोई उल्टे काम कर देता था तो वो उसको भी तलवार से मार देता था, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारा क्या है कि राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को रासरावितम कहा जाता है। राजश्रावितम प्रश्न आएगा कि राजश्रावितम किसको कहा जाता है? राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को किसको कहा जाता है? राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिव यानी उनके अधिकारियों द्वारा जो लेख लिखे गए हैं, जो आदेश दिए गए हैं, उन्हीं को क्या कहा? रासरावितम। ठीक है। राष्ट्रभाषा कन्नड़ मूल के थे। राष्ट्रकूट किसके थे? राष्ट्रकूट की मूल भाषा क्या थी? कन्नड़। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं सदी में दंती दुर्ग द्वारा की गई। उसने दक्कन में राष्ट्रकूटों को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर और कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर चालुक्य राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया। जब 3 पक्षीय युद्ध था उसमें राष्ट्रकूट थे, मालवा का सुल्तान शासक था और चालुक्य शासक थे। तो इन तीनों में से कौन जीत गया था? राष्ट्रकूट दंती दुर्ग जीत गया था। ठीक है। उसका उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था जो एक महान साम्राज्य निर्माता था। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों और गंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। गंग कौन थे? ये बंगाल के गंग थे, दक्षिण के चालुक्य थे। और कृष्ण प्रथम ने क्या कहते? वेंगी के जो पूर्वी चालुक्य थे, कुछ चालुक्य पूर्व में रहते थे, उनको और गंग को, बंगाल के गंग को परास्त कर दिया था। उसने एलोरा की चट्टानों को काटकर विशालकाय कैलाश मंदिर का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न आएगा कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस चट्टान को काटकर बनाया गया? एलोरा की चट्टान को। तो बनवाया किसने था? राष्ट्रकूट राजाओं ने। ठीक है। उनका उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अमोघ वर्ष प्रथम 815 से 800 ईस्वी में गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी बना। गोविंद तृतीय के बाद कौन बना? अमोघ वर्ष प्रथम, जिसका शासनकाल अपने सांस्कृतिक विकास के लिए लोकप्रिय था। उसने जैन धर्म का पालन किया। वह कन्नड़ भाषा में लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? कवि राजमार्ग। किसने लिखी थी ये? अमोघ वर्ष प्रथम ने। ठीक है। किस में लिखी थी? कन्नड़ भाषा में। याद रखना इसको। वह राष्ट्रकूट राजधानी मालखंड, पहले उसका नाम मालखंड था, बाद में मान्यखेट का भी वास्तुकार था। यानी कि जो बार उसकी राजधानी थी वो उसका नक्शा किसने तैयार कराया था? अमोघ वर्ष प्रथम के कवि ने तैयार किया था। कवि राजमार्ग का लेखक था जो अमोघ वर्ष प्रथम ने किया था। ठीक है। अमोघ वर्ष प्रथम का उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय 936 से 968 ईस्वी था कृष्ण तृतीय का। ठीक है। पहले कृष्ण प्रथम आता, अब कृष्ण तृतीय, जिसने पड़ोसी राज्यों के खिलाफ अपने विजयी अभियान के लिए जाना जाता है। उसने तक्कोतम में चोलों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। कहाँ प्राप्त की थी उनने? तक्कोतम में चोलों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। तंजौर के साथ साथ रामेश्वर पर भी कब्जा कर लिया था। अमोघ वर्ष ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिसमें से रामेश्वर, कृष्ण सवारा मंदिर शामिल थे। कौन कौन से मंदिर शामिल थे? हराया किसको था? कृष्ण तृतीय ने हराया किसको था? तक्कोतम में चोलों के खिलाफ। और मंदिर कौन कौन से? रामेश्वर पर कब्जा कर लिया, रामेश्वर मंदिर हो गया, एक कृष्ण सवारा मंदिर हो गया। ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति में कमी आ गई थी। शहीद उधम सिंह ने, अगला प्रश्न देखो क्या है कि शहीद उधम सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। क्या करा था? इंग्लैंड गए थे वे और फिर लंदन की रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी के हॉल में पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओ डायर को 1940 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने करी थी? शहीद उधम सिंह ने। कहाँ करी थी? लंदन के रॉयल सेंटर एशियन सोसाइटी के हॉल में। पूरा नाम क्या था उसका? लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओ डायर। ठीक है। लंदन का पैटन विले जिले में उनको फांसी दी गई थी। आगे क्या हमारा? पुलकेशियन
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में प्रश्न आता है कि ऐहोल अभिलेख किसका है। तो ये क्या है, किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का। भारत युद्ध की काल गणना का वर्णन है। कई बार ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले भारत युद्ध की काल गणना किस में मिलती है, हमें ऐहोल अभिलेख में। ये किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल कर्नाटक राज्य की में एक जगह है जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चालुक्यों की पहली राजधानी ऐहोल। शिलालेख 634 को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि व मंत्री, ठीक है, दरबारी कवि और मंत्री कौन थे उसके दरबारी कवि, देखो ये रवि कीर्ति। कौन थे ये, रवि कीर्ति ने लिखा। यह वर्ष 634 ईस्वी तक, वर्ष 634 ईस्वी तक ये हो गया रवि कीर्ति, ठीक है। 634 ईस्वी तक बादामी के चालुक्यों, ये किसके चालुक्य हो गए, बादामी के। बादामी के चालुक्यों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। साथ ही कवि कालिदास और 12वीं की तिथियां भी किसकी, कौन करता है, रवि कीर्ति करता है। किसकी करता है भाई, रवि कीर्ति, कालिदास की और 12वीं की। रवि कीर्ति ने अपने काव्य कौशल के द्वारा कालिदास और 12वीं जैसी प्रसिद्धि प्राप्त की है। जैसे कालिदास ने की थी और 12वीं ने की थी, वैसी किसने की थी, रवि कीर्ति ने। शिलालेख से पता चलता है कि कालिदास और 12वीं दोनों ही दक्षिण भारत में संस्कृत कवियों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। पल्लवों पर चालुक्यों की विजय के बारे में वर्णन है। पल्लवों द्वारा चालुक्यों पर विजय। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ऐहोल से बादामी तक राजधानी को स्थानांतरित करने का भी संदर्भ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 84 को, ऐसे देखो हमारा 27 दिसंबर 1891 को पंजाब के कादियान में अहमदिया सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन की पहली आम सभा थी। पहली आम सभा कहाँ हुई थी, पंजाब के कादियान में, अहमदिया में। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई। इसकी स्थापना वर्ष 1879 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसने खुद को मुस्लिम पुनर्जागरण के मानक वाहक के रूप में वर्णित किया और खुद को ब्रह्म समाज की तरह मानवता के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत पर आधारित बताया। साथ ही जिहाद यानी कि गैर मुसलमानों के खिलाफ पवित्र युद्ध का विरोध किया। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया। अहमदिया समुदाय एकमात्र इस्लामी संप्रदाय है। कैसी है वो, इस्लामी संप्रदाय है जो यह मानता है कि मसीहा मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म धार्मिक युद्ध और रक्तपात को समाप्त करने व नैतिकता, शांति और न्याय को बहाल करने के लिए हुआ है। वे मस्जिद धर्म को राज्य से अलग करने के लिए साथ साथ मानवाधिकार सहिष्णुता में भी विश्वास करते थे। हालांकि अहमदिया आंदोलन वहाबवाद की तरह जो कि पश्चिमी एशियाई देशों में फला फूला और रहस्यवाद से युक्त था। 86% क्या हमारा, मुगल कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व के स्रोत मुख्यतः दो भागों में बांटे गए, केंद्रीय और स्थानीय। केंद्रीय किसके कहते हैं, जिसमें आय के केंद्रीय के आय के महत्वपूर्ण स्रोत क्या, भू राजस्व, चुंगी कर, टकसाल, उत्तराधिकारी के अभाव में प्राप्त आय, उपहार, नमक पर कर, प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला पोल टैक्स या व्यक्ति कर शामिल था। इन सब में भू राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वास्तविक कृषि उत्पाद फसल में राज्य के अंश को माल, खराज, लगान, भूमि कर, चौथ के रूप में अभिहित किया जाता है। भूमि
कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभक्ति। देखो ये हर मुगल काल में अलग है, मौर्य में अलग है, गुप्त काल में अलग है। आय के साधन, सरकार के आय के साधन, इसमें क्या देखा है कि भू राजस्व सभी में था, भू राजस्व सभी में था, चुंगी नहीं थी, टकसाल उत्तराधिकारी के अभाव में प्राप्त है, उपहार नमक कर प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला आय, ठीक है, और माल व खराज पर लगान भूमि चौथ, खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल भूमि, खालसा भूमि, जागीर भूमि, खालसा जागीर सयूरगल भूमि। अब देखो खालसा भूमि किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में बादशाह के अधिकार में के क्षेत्र में रहने वाली खालसा भूमि से प्राप्त शाही कोष में जमा कर दी जाती है। किससे? खालसा भूमि से जो आय प्राप्त होती है वह कहाँ? बादशाह के अधिकार में रहती है वह। इस आय का उपयोग व्यक्तिगत खर्च पर शाही परिवार, राजा, राजा के अंगरक्षक, निजी सैनिक, युद्ध की तैयारी आदि पर किया जाता है। संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20%, कितना प्रतिशत? 20%, ठीक है, खालसा भूमि के अंतर्गत था। पंद्रह सौ 73 ईस्वी में अकबर ने जागीर भूमि को कम करके खालसा भूमि के विस्तार का वर्णन किया। जहांगीर ने खालसा भूमि का आकार कम कर दिया। अकबर ने तो खालसा का आकार बढ़ाया था और जहांगीर ने उसको घटा दिया, पर शाहजहां ने इसका पुनः विस्तार कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में खालसा भूमि क्षेत्रों को जागीरों के रूप में आवंटित यानी कि बांट दिया जाने लगा। जागीर भूमि क्या होती है? भूमि राज्य के प्रमुख कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह के बदले, किसके बदले? उनकी तनख्वाह के बदले में दी जाती थी। जब इस भूमि का केंद्र के निरीक्षण में हस्तांतरण होता था तब इसे पाए बाकी कहा जाता था। कि क्या कहा जाता था? पाए बाकी, यानी कि जो जहांगीर तनख्वाह में चली गई, जो बच गई उसको पाए बाकी का नाम दिया गया। भूमि प्राप्त करने वाले को भूमि से कर वसूलने का अधिकार मिला रहता था। पद मुक्त होने पर इस भूमि पर उस व्यक्ति का अधिकार जागीरदार के हाथ में चला जाता था। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए सावनिगार नामक विभाग की स्थापना की गई। किस विभाग की स्थापना की गई? जो जागीरदार थे उन पर क्या करना था? नियंत्रण। सावनिगार, याद रखना भाई इस वर्ड को, सावनिगार, जो जागीरदारों की कार्रवाई और अन्य केंद्र को भेजता था। किसकी? जागीरदार की कार्यवाही और अन्य विवरण किसको भेजता था? केंद्र सरकार को। आगे क्या हमारी? सयूरगल भूमि। इस प्रकार की भूमि को मदद ए मास भी कहा जाता था। कई बार प्रश्न आता है मदद ए मास, कई बार आता है सयूरगल भूमि। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को दी जाती थी। इस तरह के अधिकांश भूमि उत्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था, यानी कि दूध, ठीक है। जहांगीर ने अतमगा जागीर अनुदान में प्रदान की थी। यह जहांगीर वंशानुगत कर दी थी। किसने की थी? जहांगीर ने। कौन सी जागीर? अलतमगा जहांगीर, एम्मा जहांगीरी। ये क्या? एम्मा जागीरें मुसलमान धर्मविदों और उलेमाओं को प्रदान की जाती थी। एक प्रश्न रह गया हमारा। अब देखो क्या है। तबकात ए अकबरी, लगभग 1593 ईस्वी के इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद के द्वारा अकबर के काल में लगभग 120 बड़े शहर और 3200 कस्बे, क्या लिख रखा है उसने? उसमें न्यू का भी मुगल जब अकबर का शासनकाल था उसमें 120 बड़े शहर थे, 3200 छोटे
शहर थे। 17वीं शताब्दी में उद्योग और व्यापार के विकास के साथ यह संख्या बढ़ी थी। निश्चित स्रोत और अभिलेख में विभिन्न शहरों की ठीक ठाक जनसंख्या प्राप्त की गई। ठीक है, इस तरह से ये याज्ञवल्क्य स्मृति, ऐसे याज्ञवल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र परंपरा का ही हिंदू ग्रंथ है। मिताक्षरा ने इस पर टीका लिखी थी। 1003 इसमें श्लोक है। 800 से 825 इसमें बाल क्रीड़ा है। धर्मशास्त्र निबंध 12वीं सदी से है। विज्ञानेश्वर कृत कितने 1070 से 1100 टीका प्रसिद्ध है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से आपका प्यार और आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी को प्रेस जरूर कर देना ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये आपके जून 2023 और दिसंबर एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे ये सब व्याख्या, क्योंकि हिस्ट्री कभी बदलती नहीं है। कोई भी टैट हो